देखिए, ये यूजीसी नेट सोशल वर्क का सिलेबस है, आप सभी लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया है। और अभी तक हम लोगों ने इस सिलेबस के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट में समाज कार्य का टॉपिक कवर कर लिया, जहां परिभाषा, विषय क्षेत्र, सिद्धांत, प्रकृति, लक्ष्य और प्रक्रिया थी। ऐतिहासिक विकास, विश्व में यूके, यूएसए तथा भारत में व्यवसाय समाज कार्य का विकास को भी टॉपिक हमने डन कर लिया है। आज का टॉपिक है सामाजिक सुधार और व्यवसाय समाज कार्य। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस भी ले रखा है, ठीक है। तो पहले हम लोग चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप सभी लोग। देखिए, धार्मिक और सामाजिक सुधार, ठीक है। धार्मिक और सामाजिक आंदोलन भारतीय समाज में 19वीं शताब्दी के दौरान अनेक कुरीतियाँ समाज में व्याप्त थी। जाति प्रथा हो गया, छुआछूत हो गया, सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, बाल हत्या हो गई इत्यादि का बड़ा प्रचलन था, है ना। हिंदू समाज में बेसिकली यह एक प्रकार की कुरीतियाँ थी। और इसी समय कुछ व्यक्ति समाज सुधारक के रूप में सामने आपके आए थे, जिसमें से राजा राम मोहन राय का नाम मिलता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम मिलता है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम मिलता है, महादेव गोविंद रनाडे का नाम मिलता है, इत्यादि विद्वानों के अभी आप देखेंगे। तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और राजा राम मोहन राय के मृत्यु हो जाने के बाद उनकी ब्रह्म समाज की जो संस्था थी वो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में उसको फिर संभाला गया। अच्छा, बाद में वो भी डिवाइड हो गया, है ना, वो भी टूट गया, अलग अलग बन गया था। तो हम आगे चर्चा करेंगे अभी, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद फिर आपको आदि ब्रह्म समाज मिला। देवेंद्र नाथ टैगोर का आदि ब्रह्म समाज था, और साधारण ब्रह्म समाज था वो आनंद मोहन बोस का था, ठीक है। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। 19वीं सदी में भारत में एक ऐसी नवीन चेतना का उदय हुआ जिसने पूरे देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। यह नवीन चेतना भारतीय नवजागरण और भारतीय रिसेना के नाम से भी जानी जाती थी, ठीक है। देखिए, इसे नवीन चेतना, भारतीय नवजागरण भी कहा जाता था, इसे ही भारतीय रिसेना भी कहा जाता था। और इसमें प्राचीन भारत के गौरव को पुनः जागृत करने पर विशेषकर बल दिया गया था। तो इसी के संदर्भ में हिंदू सुधार कुछ आंदोलन हुए। हिंदू सुधार आंदोलन में अगर देखा जाए तो वो ब्रह्म समाज है। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा, आपको इसमें पढ़ना क्या है और याद क्या क्या करना है। हालांकि पीडीएफ बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आप सबसे चाहूँगा यही कि एक तो संस्था का नाम याद रखिएगा, दूसरा आप वर्ष याद रखिएगा, तीसरा आप संस्थापक के नाम याद रखिएगा, और चौथा आप उद्देश्य या लक्ष्य याद रखिएगा। बस अगर हर एक संस्था की ये 4 बातें याद हैं तो आगामी परीक्षा दिसंबर 2025 में इससे अगर परीक्षा में सवाल पूछा गया तो आप गलती नहीं करोगे, 100% गारंटी है, ठीक है। तो ध्यान से केवल सुनिए। अच्छा, ब्रह्म समाज आप जानते हो, ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में हुई। ये कलकत्ता में शुरुआत हुआ था और इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी। ये 3 बातें आपको भलीभांति तरीके से पता भी होनी चाहिए। अच्छा, ये आधुनिक भारत के जन्मदाता किसे कहा जाता है? परीक्षा में ये भी सवाल पूछा गया था एक बार। कोई बच्चा है जिसको पता है आधुनिक भारत का जन्मदाता या राजा राम मोहन राय? अरे वाह, वेरी गुड बैट, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आधुनिक भारत के जन्मदाता या नव जागरण के अग्रदूत, नव जागरण के अग्रदूत, अगर इस तरीके से सवाल बनता है तो सबसे पहले और सबसे शीर्ष पर अगर आपको नाम का चुनाव करना है तो राजा राम मोहन राय जी का नाम का चुनाव करिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इन्होंने जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध किया था। मैं आपको बता दूं, इसके उद्देश्यों में काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आप लोगों का। एक देखो, हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसी सती प्रथा हो गया, बहुविवाह हो गया, वेश्यागमन हो गया, जातिवाद हो गया, अस्पृश्यता हो गया इत्यादि को दूर करना था और एक्वेशरवाद का प्रचार प्रसार करना था। अच्छा, जानते हो एक्वेशरवाद क्या था? कोई भी स्टूडेंट एक्वेशरवाद, प्लीज अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। जी सर, इनकी ईश्वर की प्रधानता। चलिए, अच्छा, आपके द्वारा जो बताए गए जवाब थे एक्वेशरवाद। कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से ये शब्द रिलेट कराता है
कि एक ईश्वर है, एक ईश्वर है, मतलब एक ही ईश्वर में विश्वास रखना और उसी की उपासना करना एक्वेशरवाद होता है, और ये बात सत्य है। ठीक है, तो एक्वेशरवाद का उसमें प्रचार प्रसार भी हुआ था। ठीक है, और उसी के नीचे आप देखिए तो एक शब्द और आता है, अद्वैतवादी हिंदू। एक शब्द नीचे देखिए, इसे अद्वैतवादी हिंदू की संस्था भी कही जाती है। अच्छा, परीक्षा में नहीं पूछा गया, अगर पूछ ले तो आप बता देना, ब्रह्म समाज का ही दूसरा नाम है। हर व्यक्ति का दूसरा नाम होता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म समाज का दूसरा नाम अद्वैतवादी हिंदू है। अच्छा, अद्वैत का मतलब सिंपल होता है भाई। अद्वैत का अगर हम बात करते हैं तो द्वैत का अभाव, द्वैत का अभाव आप कहिए। और कहने का मतलब आत्मा, कहने का मतलब आत्मा, आत्मा मीन्स जीव। ठीक है, और ब्रह्म, ब्रह्म यानी सत्य, यानी ईश्वर एक ही है। देखो, जीव और सत्य ईश्वर एक ही हैं, आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, इनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। उसी की परिभाषा बोली जाती है अद्वैतवाद की, अद्वैतवाद की परिभाषा है ये। ठीक है, अद्वैत हिंदू वे हिंदू हैं जो अद्वैत वेदांत दर्शन को मानते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे अद्वैत वेदांत दर्शन कौन कौन। अच्छा, ये बड़ा डीप में अगर मैं चला जाऊंगा, अगर पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं एक मोटा मोटा बताता हूँ। आपने नाम सुना होगा 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य का नाम, नहीं सुना है तो यूट्यूब करिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी आप लोगों को आदि शंकराचार्य को लेकर। वो एक प्रमुख आचार्य थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन के रूप में उनको जाना जाता है, और उन्होंने भी ये बात कही है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं, इनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। वहीं मूल सिद्धांत की बात अगर मैं करता हूँ तो ब्रह्म मतलब सत्य ही एकमात्र वास्तविक है। जगत यानी दुनिया अस्थाई है, माया है दुनिया ये। अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड में एक कौन सा जगह का नाम है, धरातली ऐसे कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा, क्या नाम है मैम? धराली, धराली। हाँ, धराली। धराली एक नाम, एक जगह है जहाँ बेसिकली एक ऐसी डिजास्टर, एक ऐसा आपदा आई जिसकी वजह से एक गांव ही डूब गया वो, है ना। तो अब देखिए ये क्या था, वहाँ पे एक गांव था, गांव का पता ही चला खत्म हो गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि मूल सिद्धांत में दुनिया अस्थाई है, केवल माया है, कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता है। और ये परिभाषा साफ शब्दों में अद्वैतवादी हिंदू को दर्शाती है। ठीक है, अद्वैत हिंदुओं का विश्वास, वे किसी देवता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन उसे ब्रह्म के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, तो उसे हम लोग अद्वैतवादी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक दूसरा नाम है, बट डीप में मत जाइएगा इसके। इस संस्था के द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद आदि का खंडन किया गया, मतलब बेसिकली उसका जागरूक किया गया। ठीक है, और इसी में देखिए अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, है ना। अच्छा, जानते हो अंतरजातीय विवाह किसे कहते हैं? बोलिए बोलिए अगर मालूम है तो। अंतरजातीय विवाह किसे कहते हैं? वो जाति के बाहर वाला विवाह, अपने जाति से बाहर। देखो, यदि एक व्यक्ति ब्राह्मण जाति से है, सुनिए उदाहरण से, यदि एक व्यक्ति ब्राह्मण जाति से है और दूसरा मान लीजिए दलित या जाट या किसी अन्य जाति से है, और दोनों का विवाह हो जाता है, तो उसे हम अंतरजातीय विवाह कहते हैं, उसको अंतरजातीय विवाह कहते हैं। मतलब जब दूल्हा और दुल्हन का जन्म भिन्न जाति में हो, दूल्हा और दुल्हन की जन्म भिन्न जाति में हुआ हो, लेकिन वे आपसी सहमति से विवाह कर रहे हैं, तो उसे अंतरजातीय विवाह कहेंगे। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक विशेष विवाह अधिनियम करके आया था, जो 1954 उसके तहत बेसिकली अंतरजातीय विवाह के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत है, परीक्षा में इससे डीप नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत बता दिया आप लोगों को। उसके बाद देखिए आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखिए। स्थल माणिक चंद्र वाटिका यानी मुंबई में, ये भी परीक्षा में आता है सम्मिलित करने को लेकर। तो 10 अप्रैल 1875 मुंबई में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। उद्देश्य ध्यान से सुनिए, उद्देश्य लिखा है कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में स्थापित करना। मैं बताता हूँ, वेदों के आधार पे ना समाज का पुनर्निर्माण करना था।
सुनो मेरी बात को, वेदों के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण करना था, अंधविश्वास, जातिवाद, भेदभाव, समाज की कुरीतियों को समाप्त करना था। ये था आर्य समाज का उद्देश्य। एक नारा बड़ा फेमस हुआ था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये नोट कर लो, परीक्षा में पूछा जा सकता है, परीक्षा में आ सकता है। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है? तो आप आर्य समाज को लगा दीजिएगा। शिक्षा का प्रचार किया, छुआछूत को समाप्त करने के लिए भी इन्होंने आगे बढ़े, जाति प्रथा का विरोध किया, शुद्धि आंदोलन। परीक्षा में एक बार सवाल और पूछा गया, और ये पूछा गया था DSSB में, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन किससे संबंधित है? तो शुद्धि आंदोलन आर्य समाज से संबंधित है। अच्छा, शुद्धि आंदोलन था क्या? मैं आपको बताता हूं। धर्मांतरण किए गए लोगों को पुनः हिंदू में लाना। जैसे पहले हिंदू थे, हिंदू से उन्होंने अपनी धर्मांतरण कर लिया या किसी और जाति में चले गए, ठीक है, तो उनको दोबारा ले आने के लिए उस क्रिया में उसको शुद्धि आंदोलन बोला गया। और इसी को एक लाइन में कहा गया है कि वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध के रूप में परिभाषित करना। शुद्धि आंदोलन, धर्मांतरण किए गए लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाना, ये इस लाइन की परिभाषा है या इसका मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, आर्य समाज में कुल टोटल 10 सिद्धांत है, नोट कर लीजिए। सिद्धांत परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन कितने सिद्धांत है याद करिएगा, 10 सिद्धांत है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने की बात हुई। इसमें मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड इत्यादि की आलोचना हुई। आलोचना का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, या एक प्रकार से आपकी बातों से हम सहमत नहीं हैं, इस जगह पर ये चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए इन सभी चीज़ों का आलोचना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी आप ब्रह्म समाज में देख रहे थे, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पशु बलि श्रद्धा, वैदिक कर्मकांड इत्यादि चीजें थी वहां पे, लेकिन उसी की यहाँ पे आलोचना हो गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक बार सवाल में ये पूछा गया कि ब्रह्म समाज की आलोचना, ठीक है, आर्य समाज में की गई है, या आपसे ऐसे पूछ ले कि बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, ठीक है, ये दोनों का कॉमन लक्ष्य कौन सा है, जहां दोनों के बारे में विचार विमर्श किया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, आर्य समाज और ब्रह्म समाज, ये सवाल पूछता है। दो संस्थाओं को रिलेट करने वाला अगर कोई सवाल आता है तो यही आता है, ब्रह्म समाज का और आर्य समाज का। और परीक्षा में देख लीजिएगा विगत वर्षों का, अन्यथा मैं तो करवाऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा आपको। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो, मैंने अभी आपको बता दिया था पहले ही कि बैक टू द वेद्स का नारा था। उन्होंने छुआछूत और जन्म पर आधारित जाति प्रथा की आलोचना की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया है, जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने किसी कारणवश हिंदू धर्म त्याग कर कोई और धर्म को स्वीकार कर लिया है तो उनको पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर दिया जाएगा, ऐसी बात बताई गई है। पाश्चात्य शिक्षा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ जहाँ पे मैं IMP बोल रहा हूँ उस पॉइंट पर गौर करना है, उसको नोट भी करना है। पाश्चात्य शिक्षा देने हेतु दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना सन 1889 में की गई थी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और USA में आपको सेटलमेंट हाउस मोमेंट भी बताया था हिस्ट्री में, याद है तो अच्छी बात है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी है ये, ठीक है। जैसे बचपन का नाम उनका क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, तो उनके बचपन का नाम था मूल शंकर था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे, तो आप ध्यान रखिएगा, स्वामी गिरिजानंद थे, गुरु स्वामी गिरिजानंद थे, याद रखिएगा, ठीक है। एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। और वेदों की ओर लौटो, इनका जो नारा था बहुत ही फेमस हुआ था, क्योंकि वेद ही सच्चा ज्ञान है, उनका मतलब यही था, उनका भाव यही था कि वेद ही सच्चा ज्ञान है, ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को, वेदों के लौटो का मतलब था। और शुद्धि आंदोलन, धर्मांतरण लोगों को पुनः हिंदू में लाना था, ये बातें उनके लिए बहुत फेमस हुई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके विचार, उनके कृति सत्यार्थ प्रकाश बहुत फेमस पुस्तक रही। अगर बात किया जाए, परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये कि सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक कब आई थी, तो 1875 का ही नाम लगाइएगा। इसमें सत्य की ओर प्रकाश, इसका मतलब, इस किताब का मतलब बताता हूं मैं, सत्य की ओर प्रकाश, ठीक है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही, बताओ चंचल, क्लास में हो? क्लास में, ठीक है। तो सत्य की ओर प्रकाश, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी सत्य की ओर मार्गदर्शन करना इसका आशय था, इसका मीनिंग था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इनके अकॉर्डिंग।
उसके बाद इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, वेद व्यास भी लिखा, भूमिका भी लिखा, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो सत्यार्थ प्रकाश। बस इसके अलावा कोई किताब मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप उसे नोट करें। आगे बात करते हैं। सर सत्यार्थ प्रकाश जो बुक आई है वो कब आई थी? 1875 में, 1875 में। ठीक है, ठीक है, बोलो ओके यस सर। करो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। आगे चलते यस हैं। तो रामकृष्ण मिशन यस सर, यस एक सर। संस्था है। रामकृष्ण मिशन की बात करता हूं तो इसकी स्थापना 1897 में हुआ है भाई साहब। 1 मई 1897, मैं डेट भी बता देता हूं, 1 मई 1897। क्लास समाप्त होने के बाद जरूर देखिएगा, पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा एक बार इस टॉपिक को जो आप लोग रिकॉल कर रहे हो, ताकि आपको याद हो जाए वर्ष वगैरह। तो रामकृष्ण मिशन एक धार्मिक सामाजिक संगठन थी जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था पश्चिम बंगाल, कोलकाता के पश्चिम बंगाल में, ठीक है, या कोलकाता के बेलूर में किया था, ये भी याद रखिएगा। ये संगठन श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर बना था। ये संस्था किसके नाम पर बना था? तो आप याद रखिएगा कि यह संस्था श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर बना था। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन है? तो रामकृष्ण परमहंस। हाँ, तो वो अपने गुरु के नाम पर यह संस्था इन्होंने ओपन कर लिया, ठीक है भाई। और आगे अगर मैं बात करता हूं तो देखिए इनका उद्देश्य में क्या कहा गया रामकृष्ण मिशन में, कि आध्यात्मिक जागृति, इन्होंने आध्यात्मिक जगत या जागृति और सामाजिक सेवा के एक साथ जोड़ने का काम किया था। भारतीय संस्कृति, वेदांत और मानव सेवा के आदर्शों का प्रचार करना चाहते थे। ये मानव सेवा के आदर्शों का प्रचार, तो मानवतावादी और सामाजिक कार्य पर बल दिया गया। सामाजिक सुधारों के द्वारा अज्ञानता, अनाथों की सहायता, गरीबों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए रामकृष्ण परमहंस की संस्था स्थापित की गई। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये संस्था जो है शिक्षा में अपना रोल अदा करती है। विद्यालय, कॉलेज, तकनीकी इंस्टीट्यूट, स्वास्थ्य सेवा में भी अपनी रोल अदा करती है, ठीक है। ये संस्था अस्पताल, हॉस्पिटल, मोबाइल हेल्थ, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम एंड राहत, आपदा राहत की भी बात ये संस्था करती है, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। जो आपदा राहत है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, जैसी आपदाएं आती हैं उस पर भी ये कहीं ना कहीं अपना काम करती है रामकृष्ण मिशन वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय बेलूर मठ में है, हावड़ा अगर परीक्षा में आ जाए तब भी लगा दिएगा, बेलूर तो लिखा हुआ है, हावड़ा नहीं लिखा हुआ है। हावड़ा, बेलूर, हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। यही इसी मिशन की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन शुरू हुआ था कोलकाता से, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है। इस मिशन के मुख्य प्रेरक स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं। ये समाज सेवा और नारी सम्मान पर बल दिया। इसका आदर्श था कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन ही करते थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए इनका कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें लिखी गई है, आप बेसिक चीज़ों को भी थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास करिएगा। जैसे देखिए मूल नाम इनका देवेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है, याद रखिएगा। और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भाषण इन्होंने दिया था, ठीक है। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण भारतीय इतिहास और विश्व धर्म संवाद पर एक ऐतिहासिक क्षण माना जाता है ये, ठीक है। शिकागो कहाँ पर है? बेसिकली अमेरिका में है। मैं अभी आपको हाल ही में बताया था हिस्ट्री में, ठीक है। और ये भाषण कब हुआ था? तो 11 सितंबर को सन 1893 में, सन 1893 में ये सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन का जो कार्यक्रम था उसका नाम था विश्व धर्म महासभा। क्या नाम था उसका? विश्व धर्म महासभा। इंग्लिश में बेसिकली इसको वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कहा गया था इसको इंग्लिश में। तो ये थीम लेकर वगैरह सवाल आपको बना सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में, ठीक है। 1896 में न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी का गठन किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1896 में भी। और मार्गरेट नोबल जो कि भगनी निवेदिता इनकी शिष्या थी। तो सवाल बनता है कि भगनी जो निवेदिता है वो क्या थी स्वामी विवेकानंद जी के? तो इनकी शिष्या थी, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट। DSSB में सवाल आ चुका है ये भी, ठीक है। पत्रिका इनकी एक थी भारत प्रबुद्ध भारत करके अंग्रेजी में, और उद्बोधन बंगाली में। तो ये हटा दीजिए, ये नहीं पूछा जाएगा। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक का नाम है राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलॉसफी। ये इनके पुस्तक का नाम है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ राजयोग। राजयोग में ना पंचजली,
जो है पंचजली योग सूत्र पर आधारित राजयोग की व्याख्या किया गया है राजयोग में, ठीक है। और कर्म योग में कर्म मतलब कर्तव्य को योग का मार्ग मानते हुए बताया गया निस्वार्थ सेवा, मतलब आप किसी से कोई अगर आप काम कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो तो निस्वार्थ भाव से आप करें, ठीक है, उसके पीछे कोई मोटो ना हो आपका, ठीक है, तो निस्वार्थ भाव बताया गया। मतलब यहाँ पे बताया गया वर्क इज वर्कशिप, मतलब कार्य में ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप का संदेश देते हुए उन्होंने बोला कि कार्य में ही पूजा है, कर्म में ही पूजा है, आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें, ठीक है। इस तरीके की बात जो है कर्मयोग की पुस्तक में बताई गई है। वेदांत फिलॉसफी एक पुस्तक रही है इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस, वेदांत के अद्वैत सिद्धांतों की व्याख्या की गई है इसमें, आत्मा और परमात्मा की एकता के बारे में बताया गया है वेदांत फिलॉसफी में, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहो तो अपने नॉलेज के लिए रखें जानकारी इस किताब में। परीक्षा के दृष्टिकोण से थियोसॉफिकल सोसाइटी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी चीज़ है आपको ध्यान रखना है। स्थापना इसकी 1875 में हुई, स्थान न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। मैं आपको बता दूं भारत में इसका जो मुख्यालय था मद्रास अडियार में था, और कब बनाया गया तो 1882 में बनाया गया था, ठीक है। तो 17 नवंबर सन 1875 को थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, और मैडम HP ब्लॉट्स्की का नाम आता है, ये रूसी महिला हैं, और एक नाम आता है यहाँ पर कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, है ना, ऑलकॉट, ये अमेरिकी एक सैन्य अधिकारी रही हैं। और मैं आपको एक नाम और आज बताता हूँ इसी के साथ, ध्यान रखिएगा, विलियम क्यू जज, विलियम क्यू जज, एक नाम और आपको यहाँ पर मैंने ऐड करवा दिया है, ठीक है। याद रखिएगा ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ना कि आपको हरियंट में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आप पास अगर इग्नू की बुक होगी तो इग्नू वाली बुक में MSW वाले में मिल जाएगा, ठीक है, ये नाम तो याद रखिएगा। यहाँ पर एक नाम और आपने ऐड कर लिया है अब, तो विश्व के सभी धर्मों और संस्कृतियों के बीच में भाईचारा को बढ़ावा देना, और प्राचीन धर्म दर्शन विज्ञान के अध्ययन को कराना, फिर मनुष्य की छिपी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना, इस तरीके की प्रक्रिया बनाई गई थी। मैं आपको बता दूं ये जो सन एक आता है 1879 का, 1879 में मैडम ब्लॉट्स्की और हेनरी ऑलकॉट, ये दोनों लोग जानते हो भारत आए थे, कहाँ पर आए थे, इंडिया में आए थे। जब भारत ये लोग आए तो यहाँ पर देखिए दोनों संस्थापक 1879 में स्वामी विवेकानंद जी के आमंत्रण पर इनको भारत लाया गया था, ठीक है। जब भारत ये आए तो उसी के बाद 1882 में, यानी आप ये कह लीजिए 3 से 4 साल बाद, ठीक है, मुख्यालय बना दिया गया भारत का एक मद्रास अडियार में, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर सन 1907 में, ध्यान से सुनिएगा, 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई, ठीक है। अच्छा, इसकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1907, ये शब्द याद रखिएगा आप सभी लोग, आपके परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी, और मैं आपको बता दूं कि 1933 में अपनी मृत्यु तक इस पद पर ये कार्य पर रही थी। तो मृत्यु के बाद बेसिकली ये हट गई वहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अपनी मृत्यु तक इस पद पर ये रही है थियोसॉफिकल सोसाइटी पर, ये समझिए इनकी लास्ट थी। एनी बेसेंट महोदय ने होम रूल आंदोलन का नाम सुना होगा, भारत में स्वशासन दिलाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था 1916 में, तो उसके अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, ये शब्द भी याद रखिएगा, ठीक है, एनी बेसेंट का। इन्होंने फिर देखिए हिंदू धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धर्म को माना है। एनी बेसेंट का एक जगह और नाम आ रहा है, देखिए 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एनी बेसेंट महोदय ने सन 1898 बनारस यानी वाराणसी में, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। और भारतीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा भी प्रोवाइड कराई थी।
आज वर्तमान में ये वाराणसी में उत्तर प्रदेश में है, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज, याद रखिएगा। बाद में यही कॉलेज सन 1916 में अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पड़ गया। इन शॉर्ट में ये एक हिस्सा बन गया बीएचयू का। अब आप लोग बीएचयू के नाम से जानते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बीएचयू पता होगा। उसके बाद आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना कर दी, ठीक है। तत्पश्चात वाली प्रक्रिया इसमें भी थी। उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी सन 1867 में, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी और वो भी 1867 में। मैं आपको बता दूं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे इसके बेसिकली क्या है, संस्थापक है। और ये संस्था जो है ना प्रार्थना समाज, जानते हो किससे प्रेरित था? तो इसके प्रेरणा के जो स्रोत थे वो थे ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय एंड हाँ, इसी को आप याद रखिए, राजा राम मोहन राय से बेसिकली ये संस्था बड़ी प्रेरित थी। और ईश्वर ही इक्वेश्वरवादी की पूजा, जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह को समाप्त करना, विधवा विवाह का समर्थन करना, महिला शिक्षा का प्रचार करना, ये चीज़ें थी। अच्छा, संस्थापक के अलावा कई और ऐसे नेता रहे जो बेसिकली सहयोगी रहे, जैसे आरजी भंडारकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आरजी भंडारकर का नाम और एक नाम आता है एनजी चंदावर का नाम, ठीक है, एन जी चंदावरकर, ये नाम याद रखिएगा। एनजी चंदावरकर का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी नाम जुड़ा हुआ। तो 4 लोगों का नाम प्रार्थना समाज में याद रखिए। इसका उद्देश्य बड़ा आसान था कि प्रार्थना समाज सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना। रनाडे को पश्चिम भारत का या पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। देखिए, अगर परीक्षा में पूछता है कि समाज सुधार में या सामाजिक सुधार में किसको अग्रदूत माना जाता है, ठीक है, समाज सुधार में, तो आप राजा राम मोहन राय का नाम लगाओगे। और यदि परीक्षा में पूछेगा कि पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के कौन अग्रदूत हैं, तो नाम लगाओगे किसका नाम, महादेव गोविंद रनाडे का नाम नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, ठीक है। और महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है, तो महाराष्ट्र के सुकरात बेसिकली महादेव गोविंद रनाडे को ही कहा जाता है। इनके द्वारा स्थापित एक दलित जाति मंडल था, ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये भी है। दलित जाति मंडल तथा दक्कन शिक्षा सभा, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य थे जहां एक जो है समाज की ओर या समाज को पुनः जागरण के रूप में एक बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो जैसे अस्पृश्यता, निचली जाति के उत्थान के लिए, अधिकारों के लिए जो काम किया गया था वो दलित जाति मंडल में किया गया था, ठीक है ना। छुआछूत, जातिवाद को, भेदभाव को, रोजगार, सामाजिक अवसर को बेसिकली प्रोवाइड कराया जाता था, ठीक है। और दक्कन शिक्षा सभा बेसिकली क्या था, इसको डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी कहा जाता है इंग्लिश में। और इसके संस्थापक कई विद्वान थे, इसमें जैसे बाल गंगाधर तिलक का नाम एक आता है, आपने नाम सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक। गोपाल गणेश अगरकर का नाम आता है। और महादेव हाँ, गोपाल गणेश आगरकर। और एक नाम आता है महादेव बल्लाल नाम जोशी। 3-4 नाम इसमें है, मुझे 3 नाम याद आ रहा है इस समय। एक नाम आ रहा है बाल गंगाधर तिलक का, एक गोपाल आगरकर का और एक नाम महादेव नाम जोशी का। ये 3 नाम याद रखिएगा। दक्कन शिक्षा में अपना एक अहम रोल दिया था। भारतीय युवाओं को आधुनिक और राष्ट्रीय भावना के उद्देश्य से शिक्षा वगैरह प्रोवाइड कराया गया था, ठीक है। पुणे में इसकी स्थापना हुई थी सन 1884 में। 1884 में कहाँ पर हुई थी, तो पुणे में हुई थी। आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद रनाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक एक पुस्तक की रचना भी की थी रनाडे के द्वारा। आस्तिक की धर्म में आस्था, ये किताब किसकी है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये महादेव गोविंद रनाडे की है। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं एक और किताब का नाम बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 26 जून को जो पेपर में सवाल आया आपके सामने, इस किताब का नाम आया टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ। इस पुस्तक के लेखक कौन है, यदि परीक्षा में पूछा जाएगा तो महादेव गोविंद रनाडे का नाम लगाइएगा। आशा करता हूँ कि ये दोनों किताब
आप याद रखेंगे। एक किताब एक आस्तिक की धर्म में आस्था, दूसरी किताब याद रखेंगे टेक्स्ट ऑफ द हिंदुल्ला, और ये दोनों किताब महादेव गोविंद रनाडे की है। ठीक है भाई, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधनी सभा, आगे चलिए और ध्यान देना आप सभी लोग इस पे। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी और ये कलकत्ता में, अब बेसिकली कोलकाता हो गया है। ये देवेंद्र नाथ टैगोर का है। देवेंद्र नाथ टैगोर की एक और आती है तत्वबोधनी सभा के अलावा आदि ब्रह्म समाज। क्या आता है? आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1865 में किया था इसने। किसने किया था? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा की भी स्थापना की है। अच्छा, देवेंद्र नाथ टैगोर याद रखना है आप लोगों को। ब्रह्म समाज के सिद्धांत और प्रचार किया, भारतीय समाज में शिक्षा का नैतिक सुधार किया, धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का एक प्रकाशन भी किया तत्वबोधनी पत्रिका करके। और ये जो पत्रिका आई तो वो वर्ष था 1843, जिसमें समाज सुधार और धार्मिक विचार बेसिकली प्रकाशित किए गए थे। राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार, अंतर विवाह, अभी मैंने अंतरजातीय विवाह पढ़ा बता भी दिया, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा की कटु उन्होंने आलोचना कर दी। ठीक है, तो ये था तत्वबोधनी सभा। अब बात करते हैं देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवबंद आंदोलन 1867 में आया, जिसका स्थान देखने को मिलता है देवबंद, सहारनपुर। अब ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर जिला है ये। मैं आपको बता दूं, इसके मोहम्मद कासिम नैनेतवी का नाम और राशिद अहमद गगोही का नाम। ठीक है, मौलाना मोहम्मद कासिम नैनेतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही, ये दो लोगों का नाम इसमें देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं, ये संस्था में बेसिकली दारुल उलूम देवबंद यानी मदरसा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना हुई थी? मदरसा की स्थापना हुई थी। इसको दारुल उलूम देवबंद कहा जाता है। हालांकि इसकी स्थापना जब हुई थी तो 30 मई सन 1866 में हुई थी, 1866 में हुई थी। एक साल बाद 1867 में बेसिकली यही आंदोलन फैल गया, तो इसका नाम रख दिया गया देवबंद आंदोलन। तो नोट कर लीजिएगा, ये भी आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुरान और हदीस पर आधारित ये शिक्षा प्रणाली थी देवबंद आंदोलन की। अंग्रेजी शासन में दूरी, लेकिन शिक्षा के माध्यम से समाज सुधार जैसी प्रक्रिया देखने को मिली थी इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए उद्देश्य क्या था? कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना? आंदोलन करना है। पाश्चात्य शिक्षा को, संस्कृति का विरोध बेसिकली किया गया और इसके समर्थन में शिवली नुमानी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है शिवली नुमानी, 1884-85 में 9 वतल उलमा एवं दारुल उलूम की इन्होंने क्या कर ली? स्थापना कर दी थी। ठीक है, इसने अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान का विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने सर सैयद अहमद खान का क्या किया था? विरोध किया था उनके आंदोलन को। सत्य शोधक समाज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना सन 1873 में किया गया था और ये महाराष्ट्र में हुआ था। ज्योतिबा फूले का नाम मिलता है। हालांकि जब इसकी स्थापना 24 सितंबर सन 1873 में हुआ पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है, तो इसका अर्थ मैं आपको बता दूं कि सत्य शोधक में बताया गया उस समय कि सत्य की खोज करने वाला ही सत्य शोधक कहलाता है। शोध का मतलब क्या होता है? रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, खोज होता है। और सत्य का मतलब सही होता है या सत्य होता है। तो आप ये कह सकते हो कि सत्य की खोज करने वाला। ठीक है, इसकी संस्थापक में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले उनके कार्यों के प्रमुख सहयोगी रही हैं। अच्छा, सावित्रीबाई फूले बेसिकली ज्योतिबा फूले की वाइफ थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध, शूद्र और अतिशूद्र और स्त्रियों की शिक्षा दिलाने पर बहुत ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था। परीक्षा में यही लाइन केवल लिखा हुआ आएगा और ये परीक्षा में 1 से 2 बार आ भी चुका है यही लाइन एग्जैक्ट जो ये किताब में लिखी हुई है। ठीक है, ये किताब में जो लिखी हुई है, अगर आप ये किताब देखेंगे भी तो ये बेसिकली पीजीटी वाली किताब में देखने को मिलेगा। पीजीटी का किताब में आपको मिलेगी। ठीक है, यूजीसी नेट सोशल वर्क का नहीं है, ये पीजीटी का है। ठीक है, उस किताब का ये कंटेंट है। तो ज्योतिबा फूले ने एक गुलामगिरी सन 1872 में ये किताब लिखा
सार्वजनिक सत्य, धर्म और सत्य शोधक जैसी पुस्तकों और संगठनों के द्वारा निम्न जातियों की सुरक्षा दिलाने पर इन्होंने बल दिया था। यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गुलामगिरी किताब है और ये लाइन उद्देश्य की डिक्टो कॉपी पेस्ट होता है ये लाइन। अलीगढ़ आंदोलन की बात करता हूँ। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना सन 1875 में हुआ। कहाँ पर हुआ है अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना? तो अलीगढ़ में हुई है, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खान है, ठीक है, याद रखिएगा। मुसलमानों के दृष्टि से आधुनिक बनाने की बात कही गई थी इसमें। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार, अंग्रेजी और विज्ञान शिक्षा को अपनाना, ताकि मुसलमान नई प्रशासनिक और आर्थिक परिस्थितियों से वो आगे बढ़ सके, ठीक है। और मैं बता दूं इसकी शुरुआत हालांकि 1875 में विद्रोह के बाद मुस्लिम समाज में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में गिरावट देखकर सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। हालांकि आपने देखा होगा, सुना भी होगा, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो विद्रोह बड़ा भयंकर था, जहां मुस्लिम समाज में बेसिकली शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि भाई अब ज़रूरत पड़ रही है, तो अब जाके इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन को स्थापित किया था, ठीक है। तो हालांकि देखो, अब परीक्षा में सवाल पूछेगा कि मुस्लिम समाज के लिए दो आंदोलन कौन कौन से हैं। तो मुस्लिम समाज के लिए अभी आपने ऊपर एक देखा था देवबंद आंदोलन, और दूसरा मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ अलीगढ़ आंदोलन। दोनों मुस्लिम समाज के लिए थे, ये बात याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन, ठीक है। आधुनिक पश्चिमी शिक्षा पर इन्होंने अधिक बल दिया है, जबकि देवबंद आंदोलन जो था वो पारंपरिक धर्म शिक्षा पर आधारित था। पारंपरिक मतलब होता है ट्रेडिशनल रिलीजन्स एजुकेशन पर बल देता था देवबंद आंदोलन, और आधुनिक पश्चिमी शिक्षा पर जो अधिक बल दिया गया था वो अलीगढ़ आंदोलन था। इसको आप जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम एग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना की गई थी। कालांतर में इसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से आप लोग जानते भी होंगे। अगर आप गूगल करोगे, नेट पे करोगे तो आपको इजीली मिल भी जाएगा। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में है, वहीं पर ये इंस्टीट्यूट है। यहाँ सोशल वर्क में MSW, BSW और PhD भी कराया जाता है। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर दी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परीक्षा में आया हुआ है ये भी। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी प्रतिष्ठित व्यक्त करने के लिए राज्यभक्त मुसलमान एक पत्रिका बेसिकली थी, उसका इन्होंने प्रकाशन भी किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले आंदोलन की तरफ। अगला आंदोलन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यंग बंगाल आंदोलन। इसकी स्थापना हेनरी विविलियन डेरोजियो ने किया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 19वीं सदी देखने को मिलता है, कलकत्ता में इसको बताया जाता है। हालांकि इसकी स्थापना का जो वर्ष देखने को मिलता है पुस्तक में, मैं आपको बता दूं, संस्थापक हेनरी विविलियन डेरोजियो का 1809 से लेकर 1831 समय बेसिकली देखा जाए तो 1820 के दशक के अंत में, 20 के अंत में, और 1830 के शुरुआत में, ठीक है, इस कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई। तो एग्जैक्ट वर्ष इस तरीके से आता है 1820 1830 करके, तो इस वजह से इसे 19वीं सदी बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदू कॉलेज और कलकत्ता डेरोजियो जहां अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे, छात्रों को डेरोजियो कहा जाता था, जो आगे चलकर यंग बंगाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसमें तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार हुआ। धर्म, समाज और राजनीति में सुधार के लिए ब्रिटिश उदारवाद और फ्रांसिस क्रांति का आदर्श अपनाया गया था। जाति भेद, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, शिक्षा में आधुनिक विषयों पर बेसिकली बल दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचार की रवैया की सुरक्षा करना, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाना। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बार सुमलित वाले में पूछा गया था कवि का मैच करने के लिए नाम, तो डेरोजियो का नाम कवि से आप मैच करिएगा जब कभी भी नाम आए तो। आवाज़ वगैरह क्लियर है ना? कोई स्लो आवाज़ तो नहीं जा रही है आप लोगों के पास? एक बार स्पष्ट करिए। क्लियर है सर। चलो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर आवाज़ ठीक है तो आगे बढ़िए। देखिए, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आशा करता हूँ आपने जानते होंगे कि द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका एक और नाम है भारत सेवक समाज, है ना। अब ध्यान से सुनिए, इसकी स्थापना 1905 में हुई, पुणे महाराष्ट्र में किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले जी थे इसके, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। राष्ट्र सेवा के लिए इन्होंने प्रशिक्षित
कर्ता तैयार करना था इनको। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार में काम किया, इसलिए इनको कहा जाता है कि नव युवकों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है। और विशेषता अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन के समय का एक संगठन था जिसमें सदस्य को पूर्वकालिक जीवन समाज सेवा को समर्पित करना पड़ा था। मैं आपको बता दूं, एक भारत सेवक समाज है। भारत सेवक समाज एक और नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना सन 1952 में हुई थी। और 1952 में जो भारत सेवक समाज था, इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्हीं की प्रेरणा से गुलजारी लाल नंदा का नाम आता है। गुलजारी लाल नंदा का नाम आता है। देखो, इस बार नया मैं आपको कंटेंट देने के लिए वादा किया हूँ, तो नए नए चीज़ें थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ। ठीक है, जहाँ बेसिकली बहुत कम जगहों पर ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसलिए आप नोट करिएगा ज़रूर कॉपी पर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और आता है हमारे सामने यहाँ पर पार्ट, सामाजिक सेवा संघ, जिसकी स्थापना सन 1921 ईस्वी में नारायण मल्हर जोशी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, मुंबई में, और लोगों के लिए मेहनत करने और आजीविका हेतु अधिक अच्छी स्थिति प्राप्त कराने की बात कही गई थी। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन मजदूरों और गरीब तबके की जो सामाजिक और शैक्षिक स्थिति थी, उस स्थिति को सुधारने की बात इसमें की गई थी। ठीक है। अच्छा, भारतीय श्रमिक आंदोलन के अग्रदूत कौन है? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि दक्षिण भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है, तो बताइए, क्या नाम बताओगे? गोविंद राणा। हाँ, तेज बोलो। महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगर आपसे पूछा जाएगा, हाँ, अगर आप लोगों से ये पूछा जाता है, हाँ हाँ मैं सुन लिया, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। और यदि आप लोगों से ये पूछा जाए ब्रह्म समाज के या अग्रदूत कौन है, या पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है, तो राजा राम मोहन राय जी का नाम। राजा राम। हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय श्रमिक आंदोलन के अग्रदूत कौन है, तो नारायण मल्हार जोशी है। ठीक है, आपने नाम सुना है ना, यूजीसी नेट में कई बार आया है एटक का नाम, AITUC, एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी, है ना। बाद में 1920 में जो ये नाम देखने को मिल रहा है, ये नाम एटक से जुड़ा हुआ है मल्हार जोशी का नाम। और समाज सुधार और समाज संगठनों में ये नाम हमें देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक आता है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन बेसिकली 1889 में हुआ था। गुरुदासपुर जिला था पंजाब में। ठीक है, और किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ बेसिकली मुसलमानों ने आधुनिक बौद्धिक शिक्षा हेतु धर्मोपदेश और नियम का उदार दिया था। ठीक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है, हालांकि ये पंजाब में, अब बेसिकली मेरे समझ से कादिया में था, कादिया पंजाब, और कादिया पड़ता है आपका पाकिस्तान में, पाकिस्तान और पंजाब के बॉर्डर पे, है ना। तो अब ये अगर परीक्षा में पूछ ले कि भाई बताइए वो ऐसा कौन सा आंदोलन है जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने भारत में चलाए थे, जिसे अब पाकिस्तान में स्थापित है, या अब बोला था पाकिस्तान में स्थापित है वो स्थान, तो आप बोल दीजिएगा अहमदिया आंदोलन है वो। ठीक है, अहमदिया आंदोलन है। तो मुसलमानों ने आधुनिक बौद्धिक शिक्षा और धर्मोपदेश नियम, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों पर अपनी एक पुस्तक लिखी थी, बाराहीन अहमदिया करके। ठीक है, बाराहीन अहमदिया करके। बहुविवाह विरोध थे और स्त्रियों की उस स्थिति में सुधार लाने के लिए सतत प्रगतिशील या प्रयासशील चीज़ें हुई हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है हमारे सामने रहनु मजादाशन सभा 1851 में। ध्यान रखना, मुंबई में किया गया था। दादा भाई नौरोजी का नाम अब मिलता है, और नौरोजी फरदोन जी का भी नाम मिलता है, SS बंगाली का भी नाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना मुंबई में, यानी अब बॉम्बे है, तो किया गया था 1851 में। ठीक है,
1851 में, 1851 में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, ये तो आंदोलन था ना, आई थिंक सभा एक थी। आवाज जा रही है? जी सर। जी सर। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारसियों को सामाजिक आस्था में पुनर्द्वार, धर्म में पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करना, धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान रूढ़िवादिता को समाप्त करना, रफ्तार गोफ्तार सत्यवादी नामक पत्रिका का प्रकाशन करना, पर्दा प्रथा को प्रतिबंधित करना, विवाह की आयु में वृद्धि करना, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था। ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस, है ना। या तो टॉपिक कवर कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर टॉपिक कवर कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं परमहंस मंडली को लेकर, ठीक है। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 और 50 ईस्वी में हुआ था मुंबई में, और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और जो है ददोबा पांडुरंग, ये संस्थापक थे। महाराष्ट्र पुणे में है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड जाति पाति और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, ब्राह्मण वर्चस्व और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाना, समानता और तर्क आधारित जो धार्मिक आचरण थे उसको बढ़ावा देना, इस तरीके की बातें हुई थी इसमें, ठीक है। व्यक्ति की नैतिक उन्नति थी, इसमें मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध, फिर एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित था ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा आप लोग, अखिल भारतीय दलित वर्ग, 1824 में इसकी स्थापना हुई मुंबई में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। अखिल भारतीय दलित वर्ग और सवर्ग हिंदुओं और अछूतों सामाजिक समानताओं के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया गया था। दलितों की शिक्षा और रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधियों को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। इसमें जातिवाद भेदभाव के खिलाफ संघर्ष हुआ था, ठीक है। अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा की बात भी कही गई थी। उसके बाद 1824 मुंबई में ही दलित संस्थान बहिष्कार हितकारी एक सभा थी, इसकी स्थापना हुई। 1827 में मराठी पाश्चिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1942 में डॉक्टर अंबेडकर की अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना हुई। तो 1924 में मुंबई में दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारी सभा, 1927 में मराठी पाश्चिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन और 1942 में डॉक्टर अंबेडकर की अनुसूचित जाति पर परिसंघ की स्थापना। तो ये 3 वर्ष भी आप लोगों को याद में रखना होगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद देखिए सामाजिक कुछ कुप्रथाएं थी, और अगर उसमें देखा जाए सती प्रथा, भारत में सती प्रथा का सबसे पहली बार उल्लेख जानते हैं सन 510 ईस्वी में एरण अभिलेख में मिला था, ठीक है, याद रखिएगा। सती प्रथा का अभिलेख एरण अभिलेख में देखने को मिला है, प्रथम अभिलेख, तो याद रखिएगा, और वो भी 510 में। अब परीक्षा में ये नहीं पूछा गया है। अगर आप यूपीएससी सोशल वर्क से डालते है ना, पीएससी सोशल वर्क डालते तो वो आपको पढ़ना ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत बार आ चुका उसमें। फिर सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के एक शासक थे सिकंदर ने इस प्रथा को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में गोवा में प्रथा को बंद करवाया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसे बंद करवाने का अनुरोध भी किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा को रोक लगा दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोट कर लीजिएगा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को 17वें नियम के तहत न सती प्रथा को बंद कर दिया था। तो गवर्नर का नाम पूछता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार रिपीट है ये सवाल। आगे बढ़िए सर, ये एरल अभिलेख क्या होता है? एरल अभिलेख है ये, एरल एक अभिलेख है जिसमें सारी चीज़ें देखने को मिलता है ना मैडम। एरल एक अभिलेख है जिसमें सारी चीज़ें देखने को मिलता है हमें। अब उसमें लिखा रहेगा कि सती प्रथा बेसिकली क्या था। सती प्रथा अपने आप को दाह संस्कार में डाल लेना या झोंक लेना, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक विदिशा जिला है, आपने सुना होगा अगर मध्य प्रदेश के हैं तो,
विदिशा एक जिला है ना, मध्य प्रदेश में। गुप्त काल में 1510 का ईस्वी था गुप्त काल का। तो उस समय गुप्त काल के सम्राट थे भानुवर्मन। क्या नाम था उनका? भानुवर्मन। उस समय ये शासक काल के राजा थे। तो इन्होंने ही सती प्रथा के सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्यों में से एक बताया गया और लिखा कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए। तो एक किताब होती है, जैसे हरियंट की किताब है, इसमें सोशल वर्क का आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री, सोशल वर्क का, केस वर्क का टेक्निक मिल जाएगी। तो उसी तरीके से एरड़ अभिलेख है, उस एरड़ अभिलेख में आपको सती प्रथा मिल जाएगी। और सती प्रथा का भानुवर्मन जो है वर्मम, इनका पूरा डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को बंद करवाया था। और उसमें लिखा है, एरड़ अभिलेख में लिखा है कि एक महिला ने अपने पति के साथ सहगमन किया, जो बाद में सती प्रथा के रूप में जाना गया, और इसी कारण इसे भारतीय इतिहास में सती प्रथा का प्रथम लिखित प्रमाण माना जाता है। प्रथम लिखित प्रमाण माना जाता है, समझे आप? जी सर, समझ गए। ठीक है। उसके बाद एक आता है बाल विवाह। बाल विवाह के विरुद्ध सर्वप्रथम कार्य राजा राम मोहन राय ने किया था, परंतु केशव चंद्र सेन और BS मालाबारी के प्रयासों से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम, ठीक है, पारित हुआ था। और इसी अधिनियम में 14 साल से कम आयु की जितनी बालिकाएं और 18 साल से कम आयु के बालकों के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये आपका बाल विवाह वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम चाहेंगे इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये कंटेंट आपके टेलीग्राम पर है, आप वहाँ से देखेंगे तो आप आसानी से चीज़ों को और समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। विधवा विवाह। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का नाम देखने को मिलता है। 1000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर से युक्त पत्र था जो लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था और कहा गया था विधवा विवाह को कानूनी रूप से कानूनी रूप देने का अनुरोध किया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से परिणाम स्वरूप या ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को अधिनियम 15 पारित कर दिया था। हिंदू पुनर्विवाह कानून मान्यता दी गई। देखिए, लेटर 1000 व्यक्तियों के द्वारा किसके पास भेजा गया? तो लॉर्ड डलहौजी के पास भेजा गया था। ध्यान से सुनना है आपको बात को, पेपर में दोनों का नाम पूछा जाएगा। और आप बताइए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित करने में कौन सा ब्रिटिश सरकार का रोल था? तो लॉर्ड कैनिंग का रोल था। लेटर किसी के पास गया? कानून पारित किसी और ने किया। ठीक है। प्रोफेसर धोंदो केशव कर्वे और बिरेंसेलिंगम पुतुल ने भी विधवा पुनर्विवाह पर कार्य किया था। तो ये दोनों नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर DK कर्वे ने 1896 में विधवा आश्रम की पूना में स्थापना की, स्वयं एक विधवा से विवाह कर लिया। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर DK कर्वे का नाम वो कौन ऐसा व्यक्ति था, समाज सुधारक था, जो खुद एक विधवा से विवाह किया था। ठीक है, नाम पूछता है। बाल हत्या प्रथा थी। बाल हत्या प्रथा के राजपूत बंगाल प्रचलित था ये बहुत। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ दीजिए। दास प्रथा देखिए, दास प्रथा में भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 में लिस्टर स्टेनहोप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ गोस्टर के अनुरोध किया था। ठीक है, 1789 में दासों को निर्यात और प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दासता को गैर कानूनी करार दिया और 1843 में संपूर्ण भारत में प्रतिबंधित हो गया। तो ये 1843 वाला वर्ष याद रखिएगा, ये परीक्षा में आया। दास प्रथा पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था 1843 में। और 1860 में दासता का भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध भी घोषित कर दिया गया था। स्त्री शिक्षा और भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1899 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। 1819 में 1849 में JD वेथुन यानी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। कलकत्ता में एक बालिका हिंदू की स्थापना की थी इन्होंने। स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्त्री शिक्षा के लिए। और बंगाल के लगभग 35 बालिका विद्यालय इन्होंने स्थापित किया था।
1854 में गठित एक चार्ल्स वुड डिस्पैच है, आप पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्त्री शिक्षा के विकास पर विशेष बल दिया था। 1826 में महिलाओं के लिए उत्थान की अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। 1826 में डॉक्टर प्रोफेसर डी.के. कर्वे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 में पुणे के भारतीय महिला विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना भी की थी। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कुछ कानून और नियम है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके सामने है। जैसे एक नवजात कन्या हत्या कानून, ये जनरल गवर्नर थे जॉन शोर, 1795 में था। नवजात कन्याओं को हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोधक कानून था लॉर्ड वेलेजली का नाम 1802 में, जहां नवजात कन्या शिशुओं को मारने पर रोक लगा दिया गया। सती प्रथा का जो है निषेध कानून बनाया गया विलियम बेंटिक का, ये नाम अभी मैंने पढ़ाया है आपको 1829 में, ये चीज़ वही चीज़ याद रखिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम लॉर्ड डलहौजी का आता है 1856 में, जिसमें विधवा विवाह के कानून मान्यता देगी। संपत्ति आयु अधिनियम हटा दीजिए इसको। शारदा एक्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड इरविन का नाम आता है यहाँ पे 1890 में, 1930 में बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई और बालिका के लिए उन्होंने 14 वर्ष निश्चित की थी, ठीक है। उसके बाद हिंदू महिला संपत्ति कानून है, लॉर्ड ऑकलैंड का नाम आता है। हिंदू विधवा महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था 1937 में, इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ दीजिए। दास प्रथा निषेध इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड एलनबरो ने 1943 में, और 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में दास को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए सवाल है, कुछ सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सर्वप्रथम सुधार आंदोलन था, कौन सा? सर्वप्रथम बोलो। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ब्रह्म समाज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य बताना। 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए। धर्म की बुराइयों का प्रचार या प्रहार करना, बुराइयों का प्रहार करना, ABC, यानी आपका सी वाला ऑप्शन रहेगा, ए बी यानी सी में दिया गया है। ब्रह्म समाज विरोधी संगठन के उद्देश्य सती भागीरथी सहित अन्य सुधारों का विरोध करना था, ठीक है। ब्रह्म समाज विरोधी संगठन का उद्देश्य सती भागीदारी सहित अन्य सुधारों का विरोध करना था। ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? धर्म सभा जाएगा सर, धर्म समाज। ब्रह्म समाज विरोधी संगठन का उद्देश्य सती भागीदारी सहित अन्य सुधारों को विरोध करना था, तो वो धर्म सभा था, ठीक है। अच्छा, धर्म सभा के बारे में बता दूं, धर्म सभा क्या थी? बता दीजिए। देखो ऐसे अगर मैं पूछता तब आप कहते, नहीं तो पूछते भी नहीं, चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है भाई। चलो, धर्म सभा क्या थी? देखो, धर्म नाम से पता है रिलीजन से। 19वीं शताब्दी के दौरान में बंगाल में ये बेसिकली 1830 में धर्म जो है सभा आया, और राधाकांत देव का नाम सुना? राधाकांत देव का नाम बेसिकली इससे जुड़ा हुआ है, ये संस्थापक है इसके। और उस समय राजा राम मोहन राय जैसे सुधारकों के प्रयास से सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथा का विरोध कर रहे थे ये, या एक प्रकार से विरुद्ध में आंदोलन चल रहा था। तो अंग्रेज सरकार ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कलकत्ता में 1830 में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी, धर्म सभा की। सती प्रथा सुधार का विरोध, हिंदू धर्म रीति रिवाज का समर्थन, ठीक है। और जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो याचिकाएं देकर सुधार कानून थे उसको रद्द करने की बात कही जा रही थी धर्म सभा के माध्यम से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। धर्म सभा 1829 और 30 देखो यहाँ पे लिखा है, उसके संस्थापक कौन थे? तो अभी मैंने बता दिया, राधाकांत देव हैं, तो ये आपने लगा दिया। वर्ष 1829 में सती प्रथा का आबादकार किसके द्वारा किया गया था? आजाद या वही बात बनेगी, सिमिलरिटी होगी, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 5th को बता रहे हैं 18, हाँ बिल्कुल, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अभी आपने पढ़ा, बिल्कुल सही जवाब दिया मैडम। 4 दिसंबर
सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम बताना भाई, ये भी पढ़ा दिया अभी भी, जल्दी नरेंद्र बताइए। नाथ दत्त। शाबाश, बहुत बढ़िया, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बताया मैडम आपने। मुख्यतः पूर्वजों के प्रयास से सती प्रथा का उदाहरण क्या मानोगे आप, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में सही विकल्प क्या देना उचित समझेंगे आप। राजा राम मोहन राय जी राम का। मोहन राय। हाँ, बी। क्रिस्टोफर, यहाँ पे देखिए क्रिस्टोफर में एक मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब ये तो देखो नाम सर, देखिए आप, देखिए। सैयद अहमद खान। हाँ सर, सैयद अहमद खान, बिल्कुल सही जवाब। आर्य समाज किसका विरोध करता था, क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए। धार्मिक धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान और और मूर्ति पूजा का, बिल्कुल सही जवाब जा रहा भाई, क्या बात है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन है भाई, ये बता दो मुझे जल्दी से, जल्दी बता दो फटाफट। सर सी। हेनरी अरे वाह, अरे डेरेजियो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सुन के अच्छा लग रहा है, परीक्षा में भी ये टॉपिक बड़ा आसान है, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी में भारत ने अपना मुख्यालय कार्यालय कब और कहाँ स्थापित किया, ये भी तो आपको पता होना चाहिए भाई। 1882 अडयार। अरे 1882। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अडयार 1882 में मद्रास में है, ये बात ध्यान रखिएगा। किसी समय महात्मा गांधी जी के सहयोगी रबन खान और अपनी अलग पहचान के एक मूल निवासी परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, वो कौन थे। ये सवाल आपको थोड़ा सा यूनिक मिलेगा, फिर भी आप तुक्का मारिए क्योंकि मैं बताऊंगा। गलत, यहाँ पे नाम होगा ई.वी. राधा स्वामी नायक। इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ई.वी. रामा स्वामी नायक। ओके, तो सुनिए मैम, ई.वी. रामा स्वामी नायक बन, देखो यहाँ ई.वी. जो रामा स्वामी नायर हैं, जिन्हें इनका जानते हो एक नाम और है पेरियार। इनको जानते हो क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है पेरियार कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, पेरियार बोला जाता है। मैं आपको बता दूं, सामाजिक सुधार और राजनीतिक और आंदोलनकारी थे दक्षिण भारत के। हाँ, है ना, दक्षिण भारत के थे। और मैं आपको बता दूं, इनका पूरा नाम इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी नायकर है इनका पूरा नाम। इनको इन शॉर्ट में पेरियार कहा जाता था। ठीक है भाई। और मद्रास में ये बेसिकली मद्रास प्रेसिडेंसी के ये क्या नाम है, अध्यक्ष के रूप में भी थे। और सन पेरियार, इनको पेरियार मतलब तमिल का एक अर्थ है, ये महान व्यक्ति को पेरियार कहा जाता है ना, महान व्यक्ति को तमिल भाषा है पेरियार, तमिल है। और इसको बोला जाता है कि महान व्यक्ति। आत्मसम्मान आंदोलन किया था इन्होंने, क्या किया था इन्होंने, आत्मसम्मान आंदोलन। ये जो आत्मसम्मान आंदोलन किया था पेरियार ने, जानते हो कब किया था, 1925 में किया था। 1925 में किया था। नारा था तमिलनाडु में ब्राह्मण वर्चस्व का अंत करो, तमिलनाडु में ब्राह्मण वर्चस्व का अंत करो, ये नारा था इसका। ठीक है, इसमें तो ये ध्यान रखिएगा, आप पढ़ेंगे द्रविड़ आंदोलन, एक द्रविड़ आंदोलन, जो द्रविड़ आंदोलन था वो उत्तरी भारतीय आर्य संस्कृति के प्रभुत्व के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी, उसके पैटर्न में था वो। ठीक है भाई। क्वेश्चन और ले लीजिए। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज का क्या प्रयास किया था, क्वेश्चन नंबर 13 में जवाब बताइए। हाँ, नहीं, ए दम्भी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के जो है धर्म ग्रंथों के नीच नायक की रक्षा करना, ये था ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज का जो प्रयास था, ये था। सी 17 में जमींदार विरोधी और नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था। ठीक है, पहला विकल्प सही रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बारे में कहो तो बता दूं, अगर ना समझ में आ रहा हो तो। शब्द अगर थोड़ा सा टफ लग रहे हैं आपको, पूछोगे तो बता देंगे, पूछते नहीं हो आप, बता दूं। जी सर, बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, पूछा करो। देखो इसका मतलब सिंपल मैडम था कि जैसे एक ना, मैं बता दूं आपको, हिंदू धर्म, जैसे नायक एक हिंदू जाति है जो बेसिकली ना, नायक ये जो शब्द है, नायक की रक्षा करना, यहाँ पे देखो नायक लिखा हुआ है। नायक एक हिंदू जाति है जो भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है, हिंदू धर्म का पालन करती है। अब यहाँ पे नायक भील जाति के भी थे, है ना, उसमें उस जो है जनजाति के पैटर्न में भी थे वो, ऐसा नहीं था कि जनजाति में नहीं थे, जनजातियों में भी थे, है ना, और हिंदू धर्म में भी थे, है ना। और इनकी बात जो बताई गई थी, एक प्रकार से नायक के रूप में इनकी रक्षा करना था, इनके सुरक्षा करना था, उनको जागरूक करना था, एजुकेशन से जोड़ना था, उनके धर्मांतरण को रोकना भी था, है ना, रोकने का भी पार्ट इसमें किया गया था।
समझ रहे हो ना, रोकने मतलब क्या रोकना, धर्मांतरण रोकना है ना, धर्मांतरण को रोकने की बात की गई थी। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, समाज में ऊंच नीच बनाए रखने जो प्रक्रिया जैसे कि भाई जो ब्राह्मण रहेंगे ऊंचे वो ऊंच रहेंगे, जो निचले कास्ट के रहेंगे वो नीचे रहेंगे, इस तरीके की चीज़ों पर विरोध किया था। जातिवाद, स्त्री दमन, सामाजिक असमानता को बनाए रखने के लिए तोड़ मरोड़ कर बेसिकली उसको एक बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था, बस यही बात है इसके संदर्भ में, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, तो किसने किया था? सी, ज्योतिबा फुले ने किया था, बिल्कुल। एक लास्ट सवाल ले लीजिए आज का, भारत के बाहर किस धर्म सुधारक की मृत्यु हुई थी? भारत से बाहर इंग्लैंड में मृत्यु हुई थी, वो भी इंग्लैंड में, किसकी हुई थी? राजा राम मोहन राय। बी सही है। बी सही है, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आप लोगों के विचारों से, ठीक है, आपके विचारों से सहमत हूँ, ठीक है। ये भारत के बाहर किस धर्म सुधारक की मृत्यु हुई थी? अच्छा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में, यूके में, है ना। और ब्रिस्टॉल। ज्योतिबा फूले की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पुणे। हाँ, उनकी मृत्यु पुणे में हुई थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही विकल्प राजा राम मोहन राय, है ना, डी ऑप्शन। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ना।